हेलो बच्चों, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम बात करने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके कल एग्जाम में आ ही रहे हैं वो 100% आपको बता देते हैं। कुछ देर आप रुकिए और देख लीजिए इन बातों को क्या है। जैसे अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों से, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेट पूछा जाता है। जैसे आपसे बोल देगा कि रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा अगर वायर को हम खींच करके क्या कर दें, उसकी लेंथ को डबल कर दें, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। और एक चीज़ और भी उसी में पूछ लेता है, बताओ इसकी रेजिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। रेजिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, तो इस बात को थोड़ा सा सीरियसली देखिएगा। फिर एक सर्किट वाला क्वेश्चन आता है, की सर्किट वाला, है ना। तो एक तो वायर वाला आता है, वायर को हम खींच करके क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, है ना। तो जब हम डबल कर रहे हैं वायर को खींच करके, तो इट मीन्स डबल या ट्रिपल जो भी है, तो इट मीन्स इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। और इसकी लेंथ जो है 12 हो गई। इसकी लेंथ पहले L थी, इसका एरिया A था। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कुछ 10 ओम था। तो हमें बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, R डैश इज इक्वल टू रो L की जगह 12 हो जाएगा, A की जगह A/2 हो जाएगा। इट मीन्स 4 रो L/A। ये कितना था, R, है ना। तो रख देंगे 4R। अच्छा, R की वैल्यू कितनी थी, ये थी आपकी 4 इंटू 10 40 ओम। मतलब कि अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब रेजिस्टेंस 40 ओम हो जाएगा पहले से। क्लियर। ये सवाल पूछा जाता है। अच्छा, इसमें पूछता है कि बताइए इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो भाई वो जो है मटेरियल पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी लेंथ पर, ना ही उसके एरिया पर। ठीक है, मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी जो है लगातार पूछा गया है कई सालों से, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है लगातार, जैसे 2023 2022 हर एक में पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या था क्वेश्चन, एक सेकंड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वेयर इज द क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे गीजर रेट 240 वॉट 220 वोल्ट, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो इसका मतलब यही है कि गीजर जो है वो 240 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है हर एक सेकंड में, और जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 240 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट। ओके, तो बस इतना ही है इस स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है एग्जाम में, आपके पूछा जाएगा, कल देख लीजिएगा। कुछ भी दे देगा, कुछ भी 100 वॉट और दे देगा 220 वोल्ट। बताओ इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। 1 नंबर का आएगा एग्जाम में, ठीक है, बता देना। 2 नंबर का आएगा, सॉरी 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। फिर आपसे पूछ रहा है एक क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, लगातार वो आपसे पूछ रहा है कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिए। एक तो ब्लॉक एंड टैकल का लगातार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर से समझिए, ब्लॉक एंड टैकल का भी एक क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो हम ये सिर्फ वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो लगातार आ रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप जो है इमेज फॉर्मेशन एग्जाम में हो सकता ना है, लेकिन आप इनको कर बहुत अच्छे से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है, फिर नेचर ऑफ इमेज पूछ लिया जाता है। कहीं ना कहीं आपको पता होना जरूरी है। क्लियर हुआ। F1 to F1, F2 to F2। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन, और लाइट आपकी बहुत मार्क्स की आती है, काफ़ी सारे मार्क्स की लाइट आती है। क्लियर, अच्छे से करिएगा। लाइट के अंडर में 3 चैप्टर्स आते हैं लाइट यूनिट के अंडर में। एक तो आती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, और तीसरा है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से तो बेसिकली 2-3 मार्क्स का डायरेक्टली जो है आ जाता है एग्जाम में। और लास्ट टाइम स्पेक्ट्रम कट था सिलेबस से, इस बार स्पेक्ट्रम है।
है ना। चलिए खैर, ये सब तो बातें चलती ही रहेंगी। अब जैसे इस बार एक नया क्वेश्चन दे दिया कि ऐसे मतलब ये इस तरीके से है ना। अब बच्चा सोच रहा होगा कि भाई ये क्या है, तो इनमें जो है ये दो अलग अलग लेंस की तरह वर्क करेगा, क्योंकि दोनों की डेंसिटीज़ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हाउ मेनी इमेज विल बी सीन, तो यहाँ पे अगर दो लेंस हैं तो दो इमेज भी सीन करेंगी, है ना। दो लेंस नहीं है, मतलब दो लेंस की तरह वर्क करेगा ये, क्योंकि एक की डेंसिटी अलग है, एक की डेंसिटी अलग है, तो ये दो अलग अलग लेंसेज की तरह वर्क करेगा, तो इमेजेस भी दो बनेंगी। क्लियर। अब जैसे एक पता है कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा जरा, आप सुनिएगा। क्वेश्चन बोला ग्लास लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनेस इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट, आइडेंटिफाई द लेंस। अब इन्होंने क्वेश्चन में सीधे सीधे हिंट दे दी कि हमेशा जो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो आपका एक ही लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, जिसकी डाइवर्जिंग होती है, नेचर डाइवर्जिंग होता है, वो होता है आपका कॉनकेव लेंस। तो इसका सत्य आंसर है कॉनकेव लेंस, है ना। अब भाई फिर उन्होंने बोल दिया इट इज ऑब्जर्व दैट हाउ सर्किट्स आर अरेंज इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन गिव टू एडवांटेजेस ऑफ दिस अरेंजमेंट, कि घरों में पैरेलल वायरिंग क्यों करते हैं। तो सिंपल सी बात है, घरों की पैरेलल वायरिंग इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ पर पैरेलल वायरिंग करने से एक तो हम अगर एक स्विच को ऑफ करते हैं तो सारे अप्लाइंसेस नहीं बंद हो जाते हैं। दूसरी बात है कि उसमें वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, तो सबको प्रॉपर अमाउंट का वोल्टेज मिल पाता है ना। तो वोल्टेज डिवाइड ना होने ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अच्छी होती हैं। टू एडवांटेजेस पूछे थे, बता दिए हमने। अब चलिए खैर, अच्छा एक क्वेश्चन तो ये लगातार हमने देखा 2-3 बार से, टू बॉडीज ए एंड बी सेम काइनेटिक एनर्जी कंपेयर देयर वेलोसिटीज इफ मास ए इज 4 टाइम्स ऑफ मास बी। तो हमें इनकी वेलोसिटी बता दो। तो मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ए हाफ एम वी ए स्क्वायर, है ना, एम ए, और काइनेटिक एनर्जी बी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी 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 स्क्वायर। तो इनकी वेलोसिटीज़ क्या है, कंपेयर देयर वेलोसिटीज इफ देयर मास ए इज 4 टाइम्स ऑफ मास बी। सेम काइनेटिक एनर्जी है के ई और के बी की, सेम काइनेटिक, मतलब कि एक तरीके से हाफ एम ए वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी वी स्क्वायर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मास जो है ए इज 4 टाइम्स ऑफ मास बी का 4 गुना है। मास ऑफ ए इज 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ बी। मान लेते हैं बी का मास m है ना, और हमारा ए का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4m हो जाएगा। क्लियर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हो गया वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी वी स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, 4 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा बी ए अपॉन वी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1। रूट लगाएंगे तो कितना आएगा, वी ए रेशियो वी वी इज इक्वल टू 2:1। अच्छा यहीं पे मोमेंटम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि बताओ मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है ए और बी दो बॉडीज का, है ना। तो बताओ इनका जो काइनेटिक एनर्जी होगी ए की ज़्यादा होगी या बी की ज़्यादा होगी। तो हम सिंपल सी एक बात करें, मोमेंटम अगर सेम है, मान लेते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है, तो एम ए वी ए इज इक्वल टू एम वी वी वी। समझिएगा जरा। और हाँ एक चीज़ और भी है, मास एक बॉडी का ज़्यादा है, तो एक बॉडी मान लेते हैं किसका ज़्यादा है, बी का मास हमारा क्या है, मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ए। तो बी का, अब यहाँ पे देखिए मास अगर बी का ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी हमको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, तभी तो मोमेंटम इक्वल बनेगा जा करके। और यहाँ पर मास ऑफ ए, ये ए की मास ज़्यादा है तो बी ए का मास क्या हो जाएगा, वी ए सॉरी इसका मास अगर कम है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप लोग, तभी तो इनका मोमेंटम बराबर बनेगा। मान लेते हैं मास इसका 10 था और इसका मास 20 था, है ना। अब इसको हम कितना यहाँ पे जो है इसको 20 करना पड़ेगा और इसको 10 करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो इसकी वेलोसिटी 20 हो गई, तभी तो ये बराबर बनेगा 20 इंटू 10 200, और ये भी क्या हो गया 200 हो गया, है कि नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है। देखिए पूछ लिया गया क्वेश्चन, 2 कॉपर वायर ए एंड बी आर सेम थिकनेस आर एट रूम टेम्परेचर इफ ए इज अ ट्वाइस
ऑफ देयर लेंथ ऑफ बी कंपेयर देयर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि अगर एक ही लेंथ को ट्वाइस कर दें, उनकी थिकनेस सेम रखी है इन्होंने। सवाल को थोड़ा समझ लीजिएगा, जरूरी नहीं कि हर बार इसकी थिकनेस पे फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन जो बोलेगा वही होगा। तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि थिकनेस जो है, थिकनेस वो है सेम है। कैसी है? सेम। तो हमारी जो थिकनेस दी गई है वो सेम दी गई है। क्या दी गई है? सेम। चलिए, तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो मान लेते हैं ये वायर है ना, तो इस वायर को मान लेते हैं इसकी लेंथ एल थी। अब इसी वायर को सेम थिकनेस को हमने क्या कर दिया, इसकी लेंथ को क्या कर दिया गया, 12 कर दिया गया, है ना, ट्वाइस अ लेंथ ऑफ बी। तो इसकी 12 कर दी। ये वायर बी है और ये वायर ए है। इनका रेजिस्टेंस तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या था, रो एल अपॉन ए, है ना। इसकी थिकनेस मान लेते हैं ए है, अभी भी इसकी थिकनेस कितनी है, ए है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो एल, एल की जगह 12 हो गया और ए की जगह ए ही रहा। अगर हम इसको ये कर दें तो ये क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, और ये क्या होता था, आर ए होता था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2RA, तो हो गया आर बी अपॉन में आर ए, 2 अपॉन में 1। इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ बी रेशियो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज 2:1। यही परम सत्य आंसर है कि जो या फिर रेशियो में लिख दो, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो बी का रेजिस्टेंस होगा वो दोगुना हो जाएगा ए के मुकाबले। और उनकी रेजिस्टिविटीज़ जो है, अच्छा एक वर्ड इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और एक वर्ड इस्तेमाल होता है रेजिस्टिविटी। क्या इस्तेमाल होता है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग रो से भी बोलते हैं, वो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम, ए वायर की भी और बी वायर की भी। क्यों सेम रहेगी, जरा ध्यान से देखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था दोनों कॉपर वायर है। क्या है? कॉपर वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन यहीं पे कल आपसे मान लेते हैं, कल मतलब मंडे, मंडे मतलब कल। ठीक है, आपसे यहीं पे क्वेश्चन हल्का सा घुमा देगा, ये सब सेम देगा, है ना। और घुमाएगा क्या पता है, कॉपर वायर की जगह एक कॉपर वायर दे देगा, दूसरा दे देगा एल्युमिनियम वायर, या फिर दूसरा कुछ और वायर का नाम दे देगा। मतलब कि दोनों जो है डिफरेंट हो गए, तो उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेम की जगह आंसर हो जाएगा डिफरेंट, क्योंकि अब मटेरियल क्या हो गया, चेंज हो गया है ना। देखिए हम आपको कितना समझा रहे हैं। अच्छा, एक इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, ड्रॉ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एंड थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब मान लीजिए कोई चीज़ ऊपर जा रही है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, चलिए ऐसे ग्राफ बना देते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, और ये हाइट है, हाइट बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, हाइट के साथ साथ पोटेंशियल। मान लेते हैं ये 10 थी पहले, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, हाइट पहले 5 थी, फिर 10 हुई, फिर 15 हुई, तो यही हो जाएगा। लेकिन चलिए एक क्वेश्चन जो है आपसे इस तरह का भी हमें ऐसा लगता है पूछा जाएगा, तो हमारे लगने से क्या होता है, खैर पूछ लिया जाए तभी मानिएगा। ये इस तरह का वी आई ग्राफ का एक क्वेश्चन है ना। एक सेकंड, ये थोड़ा फेड चल रहा है, दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं, रुकिए जरा। जी करता है करता रहूं मैं तुमको, ला 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 ला, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जहाँ। देखिए जरा, ये वी आई ग्राफ है और हमसे बोल रहा है कि बताइए यहाँ पर टोस्टर। देखिए क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछता है, मतलब मजा आ जाती है। देखिए जरा, टोस्टर मतलब होता है, जानते ही होंगे आप लोग, टोस्ट जिनमें पकाते हैं, बेक करते हैं जिनमें, टोस्ट को बेक मतलब होता है पकाना, हाँ ठीक। तो अब जो है टोस्टर वही पका सकता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। और रेजिस्टेंस उसी का ज़्यादा होगा जिसका हमने पढ़ा है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। स्लोप मतलब थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब एक सेकंड रुकी जाइए जरा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसका मतलब है जब रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा
तो थीटा घटेगा। अच्छा, थीटा हम लोग लेते हैं हमेशा वी के कांटेक्ट में। अब मान लीजिए यहाँ पर ये थीटा है ना, पी हुआ, अगला थीटा क्यू हुआ, अगला थीटा आर हुआ, और अगला थीटा एस हुआ। अच्छा देखिए, सबसे बड़ा थीटा कौन है? थीटा एस। तो अगर थीटा एस सबसे बड़ा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? सबसे कम होगा। तो आर एस का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा और आर पी का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारा जो परम सत्य आंसर है, मतलब कि हमारा जो पी है, पी पर हमारा टोस्टर का काम हो जाएगा। अब एक चीज़ और भी, यहाँ पे कई सारी बातें और जान लीजिए, एडिशनल बातें, क्योंकि एग्जाम में। अच्छा देखिए, पी अगर ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, इट मीन्स ये सीरीज़ में होगा। क्या होगा? सीरीज़ में, क्योंकि रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होता है? सीरीज़ में। और ये यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, है ना। टी एस पर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और अगर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? पैरेलल, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल, पैरेलल। अब भाई पैरेलल की स्पेलिंग देख लीजिएगा, PRALLEL, है ना, पैरेलल। चलिए, भूल गया मैं पैरेलल की स्पेलिंग, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलो हटाओ, तो स्पेलिंग भूल गया हूँ मैं आजकल काफ़ी सारी। अच्छा हाँ, वाइब्रेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में जो है लगातार वाइब्रेट कर रहा है तो उसको फोर्स वाइब्रेशन बोलेंगे, और एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में नहीं कर रहा है ना। सिंपल ही समझिए, एक होता है तुम्हारा नेचुरल वाइब्रेशन, एक होता है तुम्हारा डैम्ड वाइब्रेशन, और एक होता है तुम्हारा फोर्स वाइब्रेशन। तो इन तीनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। नेचुरल वाइब्रेशन को हम लोग कोई भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स उस पर नहीं लगता है, और उसका एम्पलीट्यूड जो होता है बहुत हाई होता है, और फ्रिक्वेंसी भी, दोनों ही चीज़ें, है ना। वक्त के साथ साथ ये सेम ही रहता है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको नेचुरल वाइब्रेशन, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता ही नहीं, मतलब ये समझ लो ये वैक्यूम में होता है ये काम, है ना। तो ये हो गया नेचुरल वाइब्रेशन। अब जो डैम्ड होता है वो इसी की तरह होता है, लेकिन ये वैक्यूम की जगह इसको मान लेते हैं एयर मीडियम मान लेते हैं। लेकिन इसमें तब्दीली क्या होती है? अब जब एयर आ जाएगी तो इस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी, तो समय के साथ 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 एक समय आकर के ऐसे रुक जाएगा। और जो फोर्स वाइब्रेशन होता है उस पर हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं, है ना, तो वो ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करता रहता है। बात समझ आई? ठीक है। लेकिन फोर्स वाइब्रेशन की एक चीज़ है, फोर्स वाइब्रेशन में एक कंडीशन होती है, कंडीशन। तो कंडीशन बहुत अच्छी होती है, देखिएगा। कंडीशन ये होती है कि अगर कभी इसकी फ्रिक्वेंसी, मान लेते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी 320 हर्ट्ज है, और नेचुरल वाइब्रेशन की भी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 320 हर्ट्ज। तो अगर ये दोनों मैच कर गई तो उसका मतलब है यहाँ पे होगा रेजोनेंस। क्या होगा? रेजोनेंस। और रेजोनेंस होने पर लाउडनेस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। वाइब्रेशन रेजोनेंस पे क्या हो जाएगा हमारा? कहाँ पे थे? हाँ, ये हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, साउंड हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछता रहता है। और फिर बाकी तो आपसे बता ही चुके हैं, आवाज़ वाले जितने भी क्वेश्चन है, इको करके, इको का एक जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा देखो, इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज, तो एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी एक अंतर समझ लीजिए। पढ़ा होगा वैसे आपने कि जब हम पूरी बॉडी की बात कर रहे होते हैं और उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं, तब तो हीट कैपेसिटी होता है ना। टेम्परेचर बढ़ाने की बात करें, और जब भी हम किसी बॉडी की बात ना करके किसी यूनिट मास की बात करें, किसकी बात करें? यूनिट मास की बात करें, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की बात करें, तब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इतनी बात क्लियर है ना। देखें जरा, किसमें है कितना है दम, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। काफी ऊपर लिख दिया क्या? चलिए, अच्छा, तो ये सब बातें हैं, है ना। और क्या ही बोले आपसे। अच्छा, अगला ही क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट a given mass of a substance and its melting point without rise its temperature। कितना इजी पूछ लिया भाई, डेफिनेशन ही पूछ रहा है सीधे सीधे, है ना। तो सीधे सीधे क्या है कि अगर मान लेते हैं कि जो भी हीट उसने ली है और अपना टेम्परेचर राइज नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या होगा? और वो मेल्ट हो रहा है, तो उसका मतलब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका आंसर क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना।
LHF हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्लियर? तो यही है, सब सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है भाई, है ना, और एकदम से टफ थोड़ी ना पूछ ले। अब देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, कहाँ गया, हम आपको दिखाते हैं। अच्छा हाँ, ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द वेव्स यूज फॉर एको डेप्थिंग साउंड। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। गिव वन रीजन फॉर देयर यूज इन अबव एप्लीकेशन। तो हम लोग गिव वन रीजन फॉर देयर इन अबव एप्लीकेशन, वन रीजन, रीजन क्या देना है, मतलब वो आवाज़ को जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है वापस, है ना, फॉर देयर यूज इन अबव एप्लीकेशन। तो अरे उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और एक तरीके से मतलब हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, है ना। ये हो गया। और फिर अगला हम बात करें, अगला हम क्या बात करें यहाँ पर, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है और इसका एक सेफ्टी। तो न्यूक्लियर वेस्ट वही होता है जो रेडियो एक्टिव से मतलब कि जो भी निकलता है डिके के दौरान, तो उसको हम लोग न्यूक्लियर वेस्ट बोलते हैं। और उसको हम लोग कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, तो ये जैसे कि कोई हमने बहुत ज़्यादा दूर पर माइंस जो होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी माइंस होती हैं, तो उनमें हमें जा करके इसके वेस्ट को डाल देना चाहिए, जो बेकार माइंस हो चुकी हैं, मतलब खाली माइंस है, तो उनमें जाके डाल देना चाहिए और उसको अच्छे से कवर कर देना चाहिए, जिससे कि हमारी पीढ़ी को कोई नुकसान ना होवे। अच्छा हाँ, एक रियल और अपीरेंट डेप्थ का क्वेश्चन है, आ सकता है, रियल डेप्थ और अपीरेंट डेप्थ का क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन ऐसा, रुकिए जरा, ये तो 100% आ रहा है एग्जाम में, देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन 100% आ रहा है इस तरीके से। ये क्वेश्चन है और देखने में बहुत इजी है और करने में भी बहुत इजी है। ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई है। अब देखिए, जब भी लाइट रे 90 पे मतलब कि ऐसे गिरती है सरफेस के साथ 90 का एंगल और I इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये क्या होगी, सीधी ही निकलती चली जाएगी। यहाँ पे नॉर्मल क्रिएट करते हैं। अच्छा देखिए, ये 45 था, है ना, ये 45 था, हमको ये बताया गया था, और यहाँ पे इस तरीके से ये दिया गया, मतलब ये 90 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 45 होगा। अब ये पूरा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये 90 है तो ये भी क्या है, 90 है, ठीक है, ये 90, ये 45, तो ये क्या होगा, ये 45 होगा। ये पूरा 90 होता है, नॉर्मल जहाँ क्रिएट होता है पूरा 90 होगा, ये 45 है तो बचा हुआ क्या होगा, 45 होगा, होगा कि नहीं होगा। और जो हमारा क्रिटिकल एंगल दिया गया वो 42 दिया गया है। इट मीन्स I जो है ग्रेटर देन C है, क्योंकि I है 45 और C है कितना, 42। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 3 कंडीशन होती हैं, एक होता है I इज लेस देन C, जिसमें हमारा नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है ना, और एक होता है I इज इक्वल टू C, जिसमें हमारा क्रिटिकल, ठीक है, एंगल होता है, जिसमें, है ना, एमरजेंस रे निकलती है सरफेस के साथ इस तरीके से। और एक होता है I इज ग्रेटर देन C, जिसमें TIR होता है। एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि बताइए TIR और नॉर्मल रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो TIR 100% रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन जो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है, जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं, जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा होता है और इधर उधर थोड़े स्कैटरिंग भी हो रही होती है लाइट की, और रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, TIR में 100% रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इस तरीके से जाएगा। अच्छा देखिए, ये यहाँ पर 45 है और ये अगर इधर से सरफेस पे गिरा जा करके तो ये 90 पर गिरा, है ना। इट मीन्स 90 45, तो ये कितना हो गया, 45। तो अगर ये 45 तो ये भी कितना होगा, 45। ये हमें नहीं पता अभी 90, एक सेकंड रुकिएगा। ये अगर 45 है, I अगर 45 है तो R भी 45 होगा, और ये पूरा 90 होता है तो इट मीन्स ये भी 45 होगा। ये 45, ये 45, तो बचा हुआ क्या है, 90। और अगर ये 90 है तो ये सीधा निकलते हुए चला जाएगा। क्लियर? इस तरह का क्वेश्चन, ये एक इस तरह का 100% एग्जाम में आएगा, जो कि आपको कितने नंबर देगा, पूरे 2 नंबर दे करके जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि मछली पानी में थोड़ा ऊपर दिखती है, क्यों होता है ऐसा। तो भाई ये इसी वजह से होता है, क्योंकि मछली जो है वो क्या कर रही है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, रिफ्रैक्शन। कई बार जैसे मान लेते हैं ये मछली है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो। काफ़ी अच्छी ड्राइंग है मेरी, ठीक है, बचपन में बनाता था मैं। चलिए खैर, बचपन की बात है। ये पानी है, क्या है, पानी, पानी, है ना।
ये यहाँ से लाइट रे एक इधर ऐसे जा रही, ये यहाँ से गई, है ना। अब हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये ईयर में जाते ही वेंट्स अवे द नॉर्मल जाएगी, ठीक है, गई नॉर्मल के अवे। यहाँ पे हमारी एक आँख देख रही थी, इसको आई देख रही थी, तो अब यहाँ से लाइट रे ये जब देखेगी तो इसको सीधे दिखाई पड़ेगा। इट मीन्स मछली इसको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, मछली जो है जल की रानी मछली यहाँ पर दिखाई इसको पड़ रही है। इट मीन्स ये जो है अपेरेंट डेप्थ है और ये हमारी रियल डेप्थ है, ठीक है। अब इसके बीच का जो अंतर है, मतलब कि ये जो अंतर है इसको हम शिफ्ट बोलते हैं। शिफ्ट क्या होता है? होता है रियल डेप्थ माइनस का अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। एक सेकंड रुक दीजिएगा। हाँ, तो ये शिफ्ट का काम करता है और एक फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू आर डी अपॉन रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। यहीं पर एक और फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है भाई? आर डी की जगह क्या लिख सकते हैं? आर डी माइनस ए डी अपॉन में क्या है? ए डी। तो सॉल्व कर देंगे इसको, है ना। क्या सॉल्व कर देंगे? इस क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में सॉल्व कर देंगे इस तरीके से। क्लियर? नहीं भाई, आर डी की जगह ये कहाँ आ जाएगा? आर डी माइनस ए डी, आर डी की जगह आएगा शिफ्ट प्लस ए डी, है ना। और ए डी की जगह, ठीक है, तो फिर तो क्या ही दिक्कत है, आर डी अपॉन ए डी आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आएगी, ये फॉर्मूला है। और इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। इस पर रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फिर इन्होंने एक और क्वेश्चन और बोल दिया है कि जैसे कि क्वेश्चन पता क्या बोला है, देखिएगा ज़रा, सुनिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इतना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, और फिर हमसे बोल रहे हैं कि उसको हमने हीट कर दिया। क्या कर दिया? पानी को हमने हीट कर दिया, हीट। और हीट जैसे ही करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा? कुछ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x हो गया है। अब बताओ x जो है वो 1.33 से बड़ा होगा, या फिर x 1.33 के बराबर ही रहेगा, या फिर 1.33 से छोटा हो जाएगा। तो आप लोग सिंपल सी बात रखिएगा ध्यान कि x जो है 1.33 से छोटा हो जाएगा। रीज़न यही है क्योंकि जब हम पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। डेंसिटी डिक्रीज़ होने से उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज़ होने से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। क्लियर? तो डेंसिटी के डिक्रीज़ होने से वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। इस वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कम होने से तो ये 1.33 से क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर? तो यही है क्वेश्चन, दिमाग वाले पूछता है, बस ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब कि पूछ लिया उसने, है ना। पूछेगा ईजी, लेकिन बस वही है कि आप जो है उसको किस तरीके से निभा पा रहे हैं। अच्छा भैया, प्रिज्म पढ़ लीजिएगा सभी लोग अच्छे से, हम बता दे रहे हैं, हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। कर लेंगे, टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है म्यू आई टी अपॉन लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई है इंसिडेंट एंगल, टी है थिकनेस। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखिए, है ना। तो इसका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक्स को लेटरल, यहाँ पे इन्होंने लेटरल डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोल दिया, और जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक की थिकनेस है उसको वाई बोल दिया, है ना। वाई, इसको कॉल कर दिया वाई और इसको बोल दिया एक्स। और ये दोनों कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई। तो बोल रहे हैं एक्स के बढ़ने पर बताओ वाई क्या होगा। नहीं, पहले ये बोल रहे हैं स्टेट द इफेक्ट एक्स व्हेन वाई इंक्रीजेस। अगर वाई इंक्रीज होगा तो एक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ऑब्वियस ही बात है। और अगर वाई डिक्रीज होगा तो एक्स भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अरे सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं बस बच्चों को क्वेश्चन देख करके। अच्छा हाँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जरा साइन कन्वेक्शन आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिए। तो जरा साइन कन्वेक्शन देख लीजिए, साइन कन्वेक्शन किस तरीके से होता है। जैसे ये मान लेते हैं, फिर से मैंने यही मार्कर ले लिया, लगाव हो गया है। देखिए जरा, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। क्लियर? और ये मान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, जो इसका फोकस होता है इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं,
है ना। इस बात को बस याद करना है। अच्छा, अब जितनी भी चीज़ें राइट हैंड साइड पे हैं, राइट हैंड साइड पे, तो जैसे ज़्यादातर जो इसकी इमेज बनती है वो ज़्यादातर राइट हैंड साइड पे बनती है, तो इमेज भी ज़्यादातर इसकी पॉजिटिव ही आती है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है तो ये कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव ही आता है। क्लियर है ना। चलिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और लेंस मेकर फॉर्मूला पता ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और अगर हम कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव की, तो यहाँ पे पता है इमेज यहाँ पे बनती है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है ना। इस तरीके से इमेज यहाँ पर ही बनती है और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर ही होता है। तो इट मीन्स इसका फोकस भी नेगेटिव, इसका v भी नेगेटिव, इसका u भी नेगेटिव, इसका सब कुछ नेगेटिव। क्लियर हुआ। और इसका जो नेचर होता है, नेचर ध्यान कर लीजिए, नेचर होता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनेस्ड। क्लियर, ये होता है इसका नेचर। इसका नेचर तो जो है आपको पता ही होना चाहिए। कई सारी जगह ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, है ना। और फिर इसके बाद रखते हैं बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता दें, बियॉन्ड 2f1, फिर f1 पर, एट 2f1 पर, है ना। और फिर रखते हैं बिटवीन 2f1 एंड f1, फिर रखते हैं एट f1, फिर रखते हैं बिटवीन f1 एंड o। समझिएगा, केवल f1 और o ऐसी जगह होती है जहाँ से इमेज कैसी बनती है इसमें, ठीक है, जहाँ से इमेज बनती है कैसी 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 कैसी, ये इनके बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं, तो ये बियॉन्ड इसके पीछे बनती है। मतलब कि ये केवल और केवल कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमनेस्ड नहीं, ये होती है मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड या इनलार्ज भी बोल सकते हैं। मैग्नीफाइड बस केवल एक ही जगह पर होता है, बाकी f1 पर तो इन्फिनिटी में जाकर के इमेज बनती है ना। लेकिन ये वर्चुअल नहीं होती है, फिर से देखिएगा। तो ये चीज़ सोचने वाली है थोड़ी सी, बाकी सोच लीजिएगा आप लोग अच्छे से, है ना। अच्छा, जब भी कोई चीज़ ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो वो सीधी चली जाती है, पता है आपको, और ये आपस में कभी मिलती नहीं, तो हमने सोच लिया पीछे जाके कहीं पर मिल जाएगी। क्लियर। तो मैग्नीफाइड हो गया, और हो गया बियॉन्ड लेंस। ठीक है, तो यही चीज़ है। ठीक है, फ्रंट ऑफ लेंस ऐसे कुछ बोलेंगे, बियॉन्ड लेंस, फ्रंट ऑफ लेंस। चलो, अच्छा, कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो यही सब चीज़ें पूछ रहा है एग्जाम में। अब जैसे कि हमसे बोल रहा है कि एक क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब जैसे जब रेनबो होता है तो ड्रॉपलेट्स disappears in the constituents of colors in a rainbow. A similar phenomena observed of light. Which color show the maximum angle of deviation and which color show the minimum angle of deviation? तो सिंपल सी बात है कि जो डेविएशन हो सबसे ज़्यादा करेगा विबग्योर होता है, विबग्योर, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन हो करेगा वो हमारा वॉयलेट होगा, जो सबसे कम करेगा डेविएशन वो रेड होगा, सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन करेगा, वॉयलेट करेगा। इंस्टीड ऑफ सनलाइट अ ग्रीन कलर्ड रेज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, विच कलर विल बी इमर्जेंट। अरे सिंपल सी बात है, अगर हम ग्रीन लाइट को पास करेंगे प्रिज्म से, मान लेते हैं ये प्रिज्म है, और अगर हम इसी को पास करेंगे प्रिज्म से, तो ग्रीन लाइट से क्या होगा, ग्रीन गई, ग्रीन जो है। अच्छा, जब एक लाइट होती है, अब जैसे ग्रीन है, एक कलर है सिर्फ और सिर्फ, वाइट लाइट में एक कलर नहीं होता, वाइट पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, और ग्रीन जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। क्लियर। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक लाइट का होना। तो अगर ग्रीन जाएगी तो ग्रीन ही बाहर आएगी। रीज़न पूछ लें क्यों, तो आप लोग बता दीजिएगा। क्योंकि ये क्या करता है, ये अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को अलग करता है। यहाँ पर सिर्फ एक लाइट है, वो भी एक ही वेवलेंथ की, तो इसको अलग करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये ग्रीन आई, ग्रीन गई। समझ रहे हो, विच कलर ऑफ द इमर्जेंट, तो ग्रीन ही कलर होगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उससे रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर तीनों जो है फेंक रहे हैं इस तरीके से, रेड, ब्लू और ग्रीन। एक सेकंड को, तो यहाँ पर बोला है एक रेड, ब्लू और ग्रीन, ये बोला है हमसे, है ना। तो देखिएगा ज़रा, हमने क्या फेंका है, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये बोला है हमसे। तो अगर हम देखेंगे तो डेविएशन सबसे ज़्यादा किस पे होगा, विबग्योर ऐसे बना लेते हैं,
VIVGYOR, है ना। चलिए, तो ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर क्या है, नहीं उल्टा है, डेविएशन सबसे ज़्यादा इसका होता है, फिर इसके बाद इसका, मतलब डेविएशन के मामले में सबसे पहले ब्लू आए, मतलब कि इसके वॉयलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू। तो ब्लू देखा जाए तो ब्लू का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हो रहा है, यहाँ से एक तरीके से मान लेते हैं ये फोकस F2 था और ये 2F2 था, क्लियर। तो ये यहाँ से पास हो गई, तो ये हो गई कौन सी, ब्लू वाली। और फिर जो है अगर हम बात करें अगली, किसकी बात करें, ब्लू के बाद ग्रीन, तो ग्रीन जो पास होगी वो यहाँ से पास हो जाएगी, और जो रेड पास होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ से पास होगी, क्लियर। तो ये शो कर रहा है कि जो डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा किसका है, ब्लू का। मान लेते ब्लू की जगह वॉयलेट दे दिया जाता तो वॉयलेट का और ज़्यादा होता, मान लेते एक और कलर दे दिया जाए वॉयलेट, तो वॉयलेट का डेविएशन और ज़्यादा होता, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, नेम द इनविजिबल रेडिएशन विच कैन बी ऑब्टेन यूजिंग द क्वाड प्रिज्म, वन यूज ऑफ दीज रेडिएशन। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यही है, मतलब बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है। आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में, कुछ नहीं, ब्लॉक एंड टैकल, पुली का एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें जो है देख लीजिएगा, है ना। तो यही है, बाकी तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी एग्जाम में जो भी पूछेगा आप लोग करके आइएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, एंड अगला एग्ज़ाम आपका जो भी है हम आपको मिलते हैं और उसमें प्रॉपर गाइडेंस आपको देंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।